अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से मुज़ाकराती अमल की बहाली के बावजूद दोनों फरीकैन के दरमियान गैर यकीनी की सूरत हाल बदस्तूर मौजूद है। जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के हवाले से मुआहदा अगले हफ्ते तक तय पा जाएगा। जबकि इसी तरह के दावे वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। ईरानी मीडिया भी ये कह रहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात एक बार फिर शुरू हो चुके हैं, मगर मामलात अब भी पेचीदा हैं। कल हमने ईरान की जानिब से मुज़ाकरात में एक डेडलॉक देखा जब लेबनान पर इसराइल की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की गई और ईरान की मुज़ाकराती टीम ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात रोकने का ऐलान किया। ताहम डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत मंजर-ए-आम पर आई और उन्होंने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और हिज़्बुल्लाह के आला सतही नुमाइंदगान के साथ राब्ते का दावा किया और कहा कि दोनों फरीकैन ने तय किया है कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन हम ज़मीनी सूरत हाल की बात करें तो जनूबी लेबनान में अब भी झड़पें जारी हैं। इजरायली फ़ौज नबतिया के शहरियों को घरों से निकलने का हुक्म दे रही है और इजरायली हमलों ने लेबनान में एक संगीन बहरान पैदा कर दिया है। लेबनान और इसराइल के दरमियान अब तक 3 मुज़ाकराती अदवार मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि चौथा दौर भी शुरू होने वाला है। और इसके अलावा इस वक्त UN सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसराइल की जारियत की मजम्मत की जा रही है। लेकिन क्या ये दबाव लेबनान में सीज़ फायर और ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे की कामयाबी में कोई मदद फराहम कर पाएगा? इस पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं, दिफाई तजिया निगार हैं, और साबिक सफ़ीर नायला चौहान साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। जिस टेलीफोन कॉल का तस्करा हम सुन रहे हैं वो काफ़ी ड्रामेटिक भी है, सेंसेशनल भी है। उसकी वजह यह है कि इस तरह की इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एक तो पब्लिक होना बहुत क्वेश्चनेबल चीज़ है, और दूसरा ये कि अगर लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड डोनाल्ड ट्रंप इतने प्रेशर में आके सिर्फ इस वजह से अपने क्लोजेस्ट एलाय नेतन्याहू को स्कॉल्ड कर रहे हैं टेलीफोन कॉल करके कि अगर आपने बैरूत की तरफ रुख किया या आपने हमले ना रोके लेबनान पे तो आप आइसोलेट हो जाएंगे, इसका मतलब यही है कि ही सो डेस्परेट टू मेक द डील कि ईरान का सिर्फ बातचीत रोकने का जो बयान है वही बहुत था अपने एलाइज को बैश करने के लिए, ट्रंप के लिए। आपकी यही रीडिंग है या आपको लगता है कि सिर्फ मीडिया की कंजम्पशन के लिए इट्स नॉट दैट सीरियस? जी बिल्कुल, पहले तो बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, आपने इनवाइट किया। दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा कि आई होप कि ये सच हो, क्योंकि बाज दफा एक नैरेटिव या परसेप्शन बिल्ड करने के, जिस तरफ आपने भी इशारा किया कि मीडिया की कंजम्पशन के लिए एक डिफरेंसेस जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करवाया जाता है, एक फील दी जाती है और एक पब्लिक ओपिनियन बदलने के लिए होती है, और कहा जाता है कि शायद मैं ज्यादा सेन सोच रहा हूँ और एक प्रेशर बिल्कुल है। लेकिन आमतौर पर इस तरह की क्योंकि ऑडियो लीक्स होती नहीं है, कंटेंट बिल्कुल नहीं होता, रोजाना बात होती है, बहुत बड़े दुनिया के लीडर्स आपस में बातें करते हैं, लेकिन ये लीक नहीं होता। ये तो मुझे बाय डिजाइन ही लगता है कि कहा जा रहा है, और शायद ये काउंटर प्रेशर नेतन्याहू पर बिल्ड किया जा रहा है। अगर ये क्रेडिबल है, ये जो कुछ हॉट टॉक्स हुई हैं, तो एक क्रेडिबिलिटी को देखते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप शायद ये नेतन्याहू पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि एलिमेंट ऑफ आइसोलेशन की वार्न कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, और इन अ वे मुझे लग रहा है कि वो एक डेस्परेशन भी अपनी शो कर रहे हैं कि मैं एक डील की तरफ जाना चाहता हूँ, और अगर वो नहीं जा रहा या डिले हुआ है या हो रही है, और दुनिया में जो क्राइसिस है इस वक्त, ऑयल की प्राइसेस हैं, कमोडिटीज हैं, फूड के हैं, तो तमाम का तमाम अगर रिस्पॉन्सिबल है तो मेरा ख्याल है वो ब्लेम शिफ्टिंग हो रही है। क्योंकि जाहिर है, जिसको मैंने अक्सर हम बात करते हैं कि फतह तो हर एक ओनरशिप देता है लेकिन डिफीट को कोई नहीं देता, तो आई थिंक वो अब फोकस कर रहे हैं। पहले आई एम श्योर उन्होंने कोवर्ट किया होगा बहुत ज्यादा कन्विंस नेतन्याहू को कि वो कन्विंस हो जाए, उनको डील करने दें, लेकिन नेतन्याहू के ऑब्जेक्टिव्स ऑल टुगेदर डिफरेंट हैं। उनका बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट है, उसके बाद उनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम टारगेट है, उसके बाद कुछ और है, लेकिन वो क्योंकि हो नहीं पा रहा, तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप एक स्टैंड अलोन अब नजर आ रहे हैं कि उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि अब ये छुपाने की भी कोशिश नहीं की, और अब ये बता दिया कि मेरी वजह से नहीं हो रहा, नेतन्याहू की वजह से हो रहा है। तो आई थिंक ये प्रेशर माउंटिंग भी होती है ताकि वो बैक ऑफ करें, ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप डील कर सके। बिल्कुल, प्रेशर बिल्ड करने के लिए भी ये हो सकता है, जिसका तज़किरा है खबरों में कल से। नायला साहिबा, ये ईरान की तरफ से जो स्टैंड पॉइंट है कि अगर लेबनान को बॉम्ब करना आपने ना छोड़ा तो फिर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे, फिर यहाँ से मामलात आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, आपको लगता है ये एक रीअफर्मेशन है इस बात की कि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको बैक करना ईरान छोड़ने को तैयार नहीं है? दैट्स व्हाई दे हैव टेकन अ वेरी हार्ड पोजीशन। देखिए, इसको बहुत तरीके से देखा जा सकता है। अभी चिश्ती साहब ने आपको अच्छा एक रिज्यूमे दिया, मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी कि प्रॉबेबली ट्रंप साहब नॉट ओनली एक्सपोज कर रहे हैं नेतन्याहू को, बट ऑल्सो ईरान को भी मैसेजिंग कर रहे हैं कि हम इसराइल को कंट्रोल कर सकते हैं।
गारंटर की जो बात कर रहा है ईरान, तो वो एक तरीके से बता रहे हैं कि मैं अगर कोई नकेल नेतन्याहू को डाल सकते तो वो मैं ही हूँ। सो आई थिंक ये डबल मैसेजिंग है, ये सिर्फ नेतन्याहू की ही नहीं है। सो आई एग्री कि दिस वुड बी डिलिबरेट, बट दिस वुड बी विद द डिजाइन टू फर्दर टॉक्स। और जहां तक ईरान की बात है, देखिए ईरान के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल इशू है इस वक्त। लेबनान को वो क्यों बीच में जोड़ रहे हैं? इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, इट्स ऑल्सो बिकॉज इसराइल का जो ग्रेटर एजेंडा है ऑफ मेक इसराइल ग्रेट अगेन, और वो यूफ्रेटस से नील तक के सारे इलाके को जो है वो इसराइल का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तो अब वो लेबनान को ऑलरेडी उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो निगलने शुरू कर दिया हुआ है। सो ईरान बताना चाह रहा है कि ये जो है ये सिर्फ जो है एक जंग न्यूक्लियर की है, ये वो नहीं है, ये इजराइल का ग्रेटर एजेंडा है और वो रुकेंगे नहीं। वो लेबनान को इसलिए ला रहे हैं टू कर्टेल इजराइल एजेंडा फॉर अ ग्रेटर इजराइल, जो कि फिर और ममालिक को भी लेगा, ये सीरिया को भी लेगा, ईरान को भी लेगा, तुर्की को भी लेगा, सऊदी अरेबिया को भी लेगा, जॉर्डन को भी लेगा, यमन को भी लेगा, गल्फ के ममालिक को भी लेगा। सो ये लेबनान जो है दिस इज अ लिटमस टेस्ट। तो ईरान के लिए जरूरी है कि उसको शामिल करे इस नहीं, बट नाइला साहब आपको लगता है कि आइसोलेशन भी फेस कर सकता है इजराइल और अमेरिका विड्रॉ कर सकता है अपनी सपोर्ट, बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवरस्टेट किया जाता है कि दी इजरायली लॉबी इज़ सो स्ट्रॉन्ग इन न्यूयॉर्क एंड वाशिंगटन DC कि कोई भी सदर सोच नहीं सकता कि वो पब्लिक में आके अपने टाइज जो है वो ख़त्म कर ले। बट डू यू थिंक कि मामला उस तरफ भी जा सकते हैं? देखिए इजराइल अब तक इसी पे सरवाइव करता आया है। इजराइल जो इतना अपने आप को इनविंसिबल और इतना वो डोम ऑफ डिफेंस, वो सारा अमेरिका के बिलबौते में था। तो आपकी बात दुरुस्त है कि अगर बिकॉज नेतन्याहू के लिए भी एक एग्जिस्टेंशियल इशू है, वी मस्ट अंडरस्टैंड। उसके खिलाफ जो है कोर्ट में केसेस है करप्शन के, और आगे उसकी भी इलेक्शंस आ रही हैं। तो वो अपने वोटर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो है वो यहाँ पे ज्यादा एक्शन ले रहा है ताकि उसको वोट्स आए। तो ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड गेम चल रही है। सही बिल्कुल, ये एक डोमेस्टिक सर्वाइवल की भी जंग है जिस तरह से आपने इशारा किया। खालिद साहब, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना, खैर ये खबर भी सामने आई कि नेतन्याहू और हिजबुल्लाह के दरमियान जो है वो राब्ता हुआ है, और साथ ये कि एक दूसरे पे हमला ना करने के हवाले से एग्रीमेंट हो रहा है। एक तो इस पर कमेंट कर दीजिए, और सेकेंडली अब एक और टाइम फ्रेम सामने आ गया है। लास्ट वीकेंड पे हम सुन रहे थे कि मुआहदे के बहुत करीब पहुंच गए हैं, अब ट्रंप कह रहे हैं कि 1 हफ़्ता है सिर्फ और इसके दौरान ही डील तय पा जाएगी। तो ये भी सिर्फ मैनूवरिंग है, या आपको लगता है कि बोन ऑफ कंटेंशंस अब उतनी रही नहीं है, सिर्फ ड्रैग हो रहा है मामला? जी मुजम्मिल साहब, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो ईरान को वो करना चाह रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि डील की तरफ जा रहे हैं, वो डील का एक इल्यूजन जरूर रखना चाहते हैं, और ऑब्वियसली एक प्रेशर बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड हुआ है। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप पर एक तरफ इसराइल का प्रेशर है, एक तरफ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वो नहीं हासिल हो सके जो उनकी मिलिट्री से एक्सपेक्टेड थे, एक नेगोशिएशन। दूसरी तरफ ईरान हमने देख लिया कि वो लीवरेज ले रहा है, और उसने लीवरेज लिया है। तो आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप पहले हम सारे डील या एग्रीमेंट की बातें करते थे, और एग्रीमेंट जब इस्लामाबाद टॉक्स भी हुई थी तो यही हम डिस्कस करते थे एग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो एग्रीमेंट से आहिस्ता आहिस्ता लेटर ऑफ इंटेंट पे आया, फिर MOU पर आ गया, जिसका मतलब ये है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो किसी वक्त भी मिसअंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो बाइंडिंग नहीं ले रहे प्रेसिडेंट ट्रंप, और जाहिर है एक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इजरायली ज़ायनिस्ट लॉबी की तरफ से उनके ऊपर कि ऐसी डील जो वो प्रेसिडेंट ट्रंप करने चाह रहे हैं, जो नुकात नजर आ रहे हैं, और मीडिया बहुत ज्यादा अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्रेशराइज कर रहा है कि इससे अच्छा ये डील ना करें, यानी वॉकआउट कर जाए इससे। तो ये प्रेशर वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ऑल दैट वाइल। इसीलिए आपने देखा कि 60 डेज का जो सीज फायर को कहा जाता है, बुनियादी तौर पर मेरा मानना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि ये जो सब्जेक्ट दुनिया में इतना ज्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है, इकोनॉमी हॉस्टेज हुई है, तेल की प्राइसेस हैं, अभी फूड की नहीं इफेक्ट हुई लेकिन हो जाएगी, केमिकल्स रुके हुए हैं, तो वो एक टॉपिक फेड आउट हो जाए ताकि प्रेसिडेंट ट्रंप पर प्रेशर कम हो। और जाहिर है हिजबुल्लाह की जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो ईरान को ऑब्लिगेटरी है कि उसको साथ लेकर चले, क्योंकि अगर वो ईरान डिसओन कर देता है इन प्रॉक्सीज को तो जाहिर है वो तो डाई डाउन कर जाएगी।
ईरान ने इसीलिए एज अ प्री रिक्विजिट रखा है कि उसको जब तक नहीं करेंगे मैं आगे नहीं चलूंगा। नहीं, लेकिन और खालिद साहब itself ये show करता है कि ईरान कोई नेशनलिस्टिक अप्रोच नहीं ले सकता अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके इस पॉइंट पे? अगर उनको बहुत बड़ी कोई ऑफ़र मिल जाए, सैंक्शन रिलीफ की ऑफ़र मिल जाए, तो वो गिव अप नहीं कर सकते अपनी प्रॉक्सीज़ को, आपको लगता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, लेकिन हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा ना अमेरिका और इजराइल का, जो इतने सालों में, खास तौर पर जब तक 47 सालों से जो इनके खिलाफ रेजिस्टेंस आई है, वो किसी वक्त भी सस्पेंड, अगर ये देखें, ये एक लाइफलाइन है इनकी, जो प्रॉक्सीज कह लें या हिजबुल्लाह, हमास और ये तमाम है, ये एक लाइफलाइन है। अगर आप वन टाइम इनको डेड कर देते हैं तो यू कांट रिवाइव देम बैक अपने कहने पे। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का तो पता नहीं है, अगर आज वो सैंक्शंस उठा लेते हैं, टेम्पररी ऑयल बेचने देते हैं, 2 महीने बाद वो कम बैक कर सकते हैं। ये तो उसी तरह हुआ ना, जैसे आपने देखा था कि जून 2025 के अटैक के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि हमने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको ऑब्लिटरेट कर दिया, नामो निशान मिटा देना। नामो निशान मिटाया ने, अगर मिट गया था तो 7 महीने बाद दोबारा क्यों उनकी फोर्सेज आकर घेर लिया था उन्होंने। तो ये क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी वजह से मेरा नहीं ख्याल नेशनलिस्ट अप्रोच लेगा ईरान। उसने पूरे का पूरा पैकेज लेकर चलेगा, क्योंकि उनको सस्टेन, सर्वाइव और कंटिन्यू करना एक ऑब्लिगेटरी है ईरान के लिए, ताकि वो प्रेशर कंटिन्यूस रहे। और खालिद साहब शॉर्टली इस पर भी कमेंट कर दीजिए। हमें याद है जो अनवार सादात थे, इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, उनको भी गारंटी दी गई थी किसिंजर की तरफ से अरब इजरायली वॉर 1973 में कि अब इजराइल हमला नहीं करेगा, अब नेगोशिएशन होंगी। इजराइल ने तब भी यही किया। किसिंजर वाज वेरी पिस्ड ऑफ। ये पहली बार नहीं है कि इतनी पब्लिक में आके जिस तरह की कन्फ्रंटेशन हम ट्रंप की कॉल की सुन रहे हैं। तो अब भी उसी तरह चीज़ें दोबारा से बहुत अच्छी हो जाएंगी बिटवीन यूएस एंड इजराइल, और डू यू थिंक देयर कुड बी अ स्प्लिट विच कुड बी परमानेंट? को मैं पहले टच करता हूं। देखिए, 1993 से लेकर 1995 तक ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन यासिर अराफात, अमेरिका एंड इजराइल। आपको याद होगा 2 साल तक मुज़ाकरात होते रहे थे। जब वो आज से तकरीबन 30 साल पुरानी, 32 साल पुरानी बातें मैं कर रहा हूँ। उस एग्रीमेंट के अंदर आज भी उठा के देख लें, लिखा हुआ है कि दिस एग्रीमेंट वुड लीड टू 2 स्टेट सोल्यूशन। 32 साल पहले बिल्कुल हुआ कुछ तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इजराइल ने जिसको भी बैक किया वो ओन नहीं किया, अमेरिका ने जिसको बैक किया वो क्रेडिबिलिटी उस तरह नहीं ओन किया। तो आई थिंक ये जो स्प्लिट उनके दरमियान हो या ना हो, ये ईरान को भी पता है कि, या हिजबुल्लाह को भी पता है। जैसे मैं पिछले सवाल के जवाब में अर्ज कर रहा था कि ये कहना एक और चीज होती है, मैनिफेस्टेशन करना और होती है। किसी को डिसआर्म कर लें, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम ले जाएं, कल को अमेरिका जब मर्जी जज, जूरी और एग्जीक्यूशन खुद बन जाए। और उस 8 टन न्यूक्लियर एनरिच मटेरियल का क्या बना, जो 2015 में ईरान ने हवाले किया था रूस के थ्रू कैस्पियन सी, वो भी अनअकाउंटेड फॉर है। उससे हमें पीस तो नहीं मिला ईरान को। तो अगर उस वक्त 8 टन से नहीं मिला था तो 440 ग्राम से अब कैसे मिलेगा? सही बात, बिल्कुल। ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बरकरार नज़र भी आता है। नायला साहिबा, एक और बहुत पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट ये है कि जितनी भी डिस्कशन हो जाए बातचीत की, मुज़ाकरात की, अल्टीमेटली दिस इज़ अ वियतनाम ट्रैप जिसमें अमेरिका फंस चुका है। यहाँ से आगे नहीं जा सकते, वापस आएंगे तो एक सुपर पावर ईगो हर्ट हो जाएगी, रीस्ट्रेटजाइज नहीं कर सकते, इमेज ख़राब हो जाएगा। आपको लगता है कि इट्स अ क्विक सैंड, दे आर स्टक नाउ, और अगर इस तरह छोड़कर वो आएंगे ईरान की टर्म्स के ऊपर तो बहुत बड़ी डिफीट हो जाएगी, इसीलिए अमेरिका के पास आगे बढ़ने के अलावा ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ ड्रैग कर रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं ताकि लेबनान को सफिशेंटली बॉम्ब कर दिया जाए पहले जो हो चुका है, और मज़ीद जो है वो स्ट्रेटजीज जो हैं वो मटीरियलाइज हो जाएं पहले। ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका को इस तरह का कोई मसला नहीं है। आप देखिए, अफगानिस्तान से भी जब वो निकले थे तो क्या उनको कोई अना का मसला हुआ था उसमें? वो तो हार के भी अपने आप को जीता हुआ कहते हैं, तो सारी दुनिया कहती है हाँ जीत गए। तो उनको इसमें कोई मसला नहीं होगा, जिधर भी वो जाएं, जैसे भी वो करें। अब हुर्मुज को ब्लॉक उन्होंने किया हुआ है, लेकिन ईरान को कहा जा रहा है कि उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। तो एज ए सुपर पावर उनको ये लीवे है कि वो जिस तरफ चाहें, जिस वक्त चाहें चले जाएं। कोई उनको मोरालिटी का या कोई उनको अना का मसला नहीं है। नहीं, बट ट्रंप के लिए शॉक नहीं हो सकता हेडिंग इनटू द नवंबर इलेक्शंस, और इसके बाद उसकी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए तो कोई वॉर ट्रॉफी नहीं होगी दिखाने के लिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ट्रंप के लिए इलेक्शंस की तैयारी जो है उसमें अब वो चाहता है कि जल्दी ये मसला हल हो जाए, दैट ही हैज समथिंग टू शो टू हिज पीपल। ही ट्रंप साहब जो है वो अपने आप को एक पीस मेकर प्रेसिडेंट का लकाब देना चाहते हैं। वो आपसे जो है वो
नोबेल प्राइज भी लेना चाहते हैं, तो वो उस एजेंडा के अंदर वो चाहते हैं कि ये डील हो जाए सही। और वो पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इजराइल जो है वो बेशक अब जिस तरह कह रहे हैं कि उनको झाड़ पीटी नेतन्याहू को, लेकिन वो ढीठ हड्डी है, उसको कोई असर नहीं होगा, उसका एजेंडा और है सही। और उनके लिए भी ये एग्जिस्टेंशियल इशू है। सो वो इतने आराम से बाज नहीं आएंगे। बिल्कुल। और अगर ईरान जो है वो सरेंडर करता है तो उसको फिर बल्कनाइज कर दिया जाएगा और ये ईरान जानता है। सही। सो वो सरेंडर अफोर्ड कर नहीं सकता। ठीक तो ठीक। उनको अपनी पोजीशन कितने भी वो सॉफन हो रहे हैं, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर सकते एग्जैक्टली हैं। एज पर यू तो सबसे ये बड़ा डील जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो इजरायली इंटेंशंस हैं, क्योंकि आप ये कह रही हैं कि उनको कर्टेल करना अमेरिका के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। वक्त ख़त्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, नायला चौहान साहिबा मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की तरफ से 3 जून को नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का जो इजलास होने जा रहा था, पहले ये ख़बर सामने आती है कि वो मुलतवी हो गया। फिर 5 जून के हवाले से भी आज कहा गया कि 5 तारीख को भी बजट पेश नहीं किया जाएगा। कुछ तब्दीलियों के बाद, चेंजेस के बाद इसकी तारीख जो है वो सामने आएगी, जो कि 8 या 10 तारीख के हवाले से कहा जा रहा है। लेकिन स्पेकुलेशन और डिबेट इसी के अराउंड है कि कितना रिलीफ आवाम को मिल सकता है। टैक्सेशन को बढ़ाने के हवाले से IMF की तरफ से जो रिकमेंडेशन आई है उस पर क्या फ़ैसला होता है, और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ क्लेम्स हैं कि 2023 के बाद के अरसे में जब उनको बहुत ही डिज़ास्टर स्टेज के ऊपर ये इकॉनमी मिली, एज़ पर देम दे क्लेम कि उन्होंने सूरत हाल को स्टेबलाइज़ किया है, इसमें कितनी सदाकत है, कौन कौन से सेक्टर्स में क्या परफॉर्मेंस रही। टैक्सेशन को लेकर अगर बात करें तो उसमें टैक्स बेस में इजाफा करना या फिर टैक्स टू GDP रेशो में इजाफा करना, ये कितना बड़ा चैलेंज है, और कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें रिलीफ आवाम तक ट्रांसलेट हो सकता है और लोगों तक ये रिलीफ पहुंच सकता है, और कितना मुश्किल होगा IMF को रेजिस्ट करना अपकमिंग बजट में। इस पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं। कामरान, बजट की अनाउंसमेंट के हवाले से अब तारीख जो है वो आगे चली गई है, लेकिन इस मुआशी हालात में जो कि ग्लोबली हम देख रहे हैं, जिसमें बहुत सी इमर्जिंग इकॉनमीज़ की भी ग्रोथ स्टडी होती जा रही है, इवन चीन की भी 3.2-3.3% की बात की जाती है IMF की तरफ से, क्या लगता है कि जो क्लेम करती है गवर्नमेंट 2023 ऑनवर्ड्स के एक स्टेबिलिटी के फेज़ में हम लेकर आए हैं, जिसमें FBR ये कहता है कि टैक्स टू GDP रेशो में हमने 2.2% से ज़्यादा का इजाफा किया, और ये सब जो स्टेटिस्टिक्स हैं, व्हाट वुड बी द बिगेस्ट चैलेंज इस बजट के अंदर के एक तरफ से IMF का प्रेशर भी है और दूसरी तरफ से ये नंबर्स जो हमारे सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि रिलीफ का जो क्वेश्चन है वो कितना सेंट्रल और मुश्किल है इस वक्त? रिलीफ का, क्योंकि जब तक आप IMF के प्रोग्राम में है तो IMF के प्रोग्राम के होते हुए तो हुकूमत के जो हाथ है वो बंधे होते हैं, और आई थिंक वो बेशक जो सैलरीड क्लास है उनको कोई रिलीफ देना हो इन टर्म्स ऑफ आप इंक्रीज करें उनकी सैलरी जो सरकारी मुलाजमीन है, या टैक्स की शक्ल में अगर कोई रिलीफ देना हो, फिर ओवरऑल अगर आपने मईशत को भी चलाना है तो उसके लिए भी ऑफ कोर्स आपको पता है कि जो भी इंसेंटिव्स आप अगर देना चाहे भी हुकूमत तो वो दे नहीं सकती। एक तो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए आई थिंक ये बहुत मुश्किल है। और इसके हवाले से जो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स की सपोर्ट है वो कितनी अहम है, क्योंकि ये जो कहा जाता है कि तकरीबन 4 खरब रुपए का डेट जो है वो रीपे हो चुका है, तो जो कि $14 बिलियन में ट्रांसलेट होता है। तो आगे इसको कंटिन्यू करने के लिए ये जो इंटरनेशनल पार्टनर्स की सपोर्ट है, सऊदी अरेबिया का हमने जिस तरह से रोल ओवर देखा या जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, ये कितना इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए? ये बहुत क्रिटिकल है। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स देखें तो उसमें वो हमारी गवर्नमेंट तो उन्हें बड़ा बोस्ट करती है कि जी देखें हमारे फॉरेन रिजर्व्स अब कोई 17 बिलियन या 16 बिलियन डॉलर हैं, लेकिन उसमें जो सारे पैसे हैं वो उधार के हैं। चीन, सऊदी अरेबिया और एक दो बाकी जो ममालिक हैं उनके जो पैसे हैं उन्होंने स्टेट बैंक में रखे हुए हैं। तो उधार लेकर के हम जो अपना आप कह सकते हैं कि अपने आप को एक बैंकरप्ट होने से बचाने के लिए रखा हुआ है, या तो आपका अपना पैसा हो तो फिर तो आप कह सकते हैं। तो ये जो आपके लिए जो सपोर्ट है एक्सटर्नल जो आप बात कर रहे हैं, जो बेशक हमारे बायलैटरल जो पार्टनर्स हैं या मल्टीलैटरल जो आपके जो पार्टनर्स हैं, उनके लिए गोइंग फॉरवर्ड आपको ये सपोर्ट हर सूरत में चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आप अपनी जो मईशत को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आपकी जो बरामदात हैं वो मैसिवली इंक्रीज हो जाएं,
आपके मुल्क में फॉरेन रेमिटेंस आना शुरू हो जाए, फॉरेन रेमिटेंस तो आ रही है, आपके मुल्क में जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो इस कदर ज्यादा आ जाए कि आपको फिर इस तरह के जो डॉलर्स हैं वो बेल आउट पैकेजेस की जरूरत ना रहे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर तो कोई क्विक फिक्स आपको नजर नहीं आता, ना ही आपकी जो बरामदात हैं ओवरनाइट उसमें इजाफा होने वाला है, ना ही ओवरऑल रीजन की भी, और अब तो मुल्क में जो भी हमारे यहाँ बॉटलनेक्स हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, उनको देखते हुए विद इन नो टाइम आपके यहाँ मैसिव जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी नहीं होनी चाहिए। तो स्टिल आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हमें अपने दोस्तों से इस तरह की मदद की जरूरत रहेगी। एग्जैक्टली और इसके अलावा जो फाइनेंशियल ईयर 25 में 3.18%, फिर 27 में 3.7%, एक इसमें ग्रोथ क्लेम की जाती है। फिर साथ ये कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उस पर गवर्नमेंट कहती है कि 33% का इजाफा फर्टिलाइज़र में, सीमेंट में। एक बहुत अहम मसला ग्रीन एनर्जी का भी है, क्योंकि अगर हम उस पर स्विच करते हैं तो जो हमारा ऑयल बिल है वो भी कम हो सकता है। लेकिन उसको लेके कहा जाता है कि IMF भी काफ़ी ज़्यादा पुशबैक देता है पाकिस्तान को कि यहाँ पर आप जो है वो रिलीफ नहीं दे सकते। ये चैलेंज है बहुत बड़ा अपकमिंग बजट में। नहीं, बिल्कुल चैलेंज है, और खास करके ये हुकूमत और माजी में भी हमारे यहाँ यही रहा कि जो ग्रीन एनर्जी की बात की, और उसमें एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो सोलर है उसको कुछ अर्सा पहले हुकूमत ने प्रमोट किया कि जी ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिससे हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल भी कम होगा। लेकिन जब मैसिवली लोगों ने इस पर रिलाय करना शुरू किया, नतीजा उसका ये निकला कि जो नेशनल ग्रिड से जो लोगों ने बिजली लेना छोड़ दी और खुद बिजली प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, तो फिर हुकूमत को और फिर जो पावर सेक्टर में और जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपने किए हैं, अंदाजा हुआ कि अगर तो लोग नेशनल ग्रिड को छोड़ देंगे तो फिर ये तो जो पावर सेक्टर में जो अपने बड़े बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये सारे लगाए हैं पावर रीपेमेंट्स करनी, तो उनका क्या बनेगा, तो उनकी रीपेमेंट्स का तो फिर उसमें आप रिवर्सल लग रहा है। तो IMF का जो भी कंसर्न अपनी जगह पे होकर, बट हमारी अपनी जो पॉलिसीज जो इनकंसिस्टेंसी है वो भी यहाँ पर क्लियरली रिफ्लेक्ट होती है। कोई लॉन्ग टर्म आपकी स्ट्रेटजी नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और गोइंग फॉरवर्ड भी मुझे यही लग रहा है कंफ्यूजन का ही उसमें शिकार है, कोई क्लैरिटी आपको नजर नहीं आ रही। एग्जैक्टली फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको परमानेंस चाहिए। बहुत शुक्रिया, कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी पर मज़ीद बात करते हैं। यूसुफ नज़र साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब आपके वक्त का। बजट की जो अनाउंसमेंट है उसकी तारीख़ में अब एक डिले सामने आया है, लेकिन इससे पहले जो मुख्तलिफ सेक्टर्स की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो उसमें कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर भी हम देखते हैं, कुछ तनकीद भी हो रही है। जिस तरह हमने ऑटोमोबाइल को देखा या इसके अलावा फर्टिलाइज़र को देखा, मुख्तलिफ सेक्टर्स को देखा, तो उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ भी देखने को मिली। क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि ये जो बजट होने वाला है इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं फॉर द जनरल मैस? जी बहुत 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 शुक्रिया। जनरल मास के लिए तो आपको पता है पाकिस्तान में बजट कभी भी कोई ख़ास अच्छी खबर नहीं लाया, और मुझे नहीं तवक्को कि कोई ख़ास डेवलपमेंट होगा इस बजट में भी। हालांकि कहा ही जाता है कि हम आवाम पे कम से कम बोझ डालेंगे, इसका मतलब ये है कि बोझ तो डालेंगे, लेकिन ज़ाहिरी बात है सियासत है ये, इसमें ये कहना ज़रूरी है कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे जो अहम मसला ये है कि इस वक्त हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। पिछले 4 या 5 साल में पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, मैं पर कैपिटा या फीकस आमदनी की बात कर रहा हूँ, वो पिछले 60-65 साल में ये लोएस्ट पीरियड है ग्रोथ का। इस साल हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम हुई हैं कोई 6 या 7% से। जो रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ था, हमें तो जो बाहर से जो पैसे आते हैं हमारे वर्कर्स के, वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है स्टेबलाइज करने में, लेकिन उसमें भी जो मोमेंटम है अब वो थोड़ा स्लो होता जा रहा है। तो और इसका ताल्लुक यूसुफ साहब जंग से भी हो सकता है, जो इंटरनेशनल हालात हैं, एक ग्लोबल इन्फ्लेशन की वेव हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक्सपोर्ट्स में जो कमी है वो तो जंग शुरू होने से पहले ही उसके आसार वाजे थे, तो वो ट्रेंड तो पहले ही डाउन था। जहाँ तक आपने बात की फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर तो इंडस्ट्री है, और वो भी इंडस्ट्री जो है वो चलती है चीप गैस पे जो हुकूमत फराम करती है, और उसका जो बेनिफिट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को पास ऑन नहीं होता। तो कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज के प्रॉफिट्स जो हैं वो तो पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन देखना यह है कि बहैसियत मजमूई हमारा जो पूरी इकॉनमी है उस पर क्या असर हो रहा है। तो इस वक्त तो जो सबसे जो क्रिटिकल फैक्टर है वो एक्सपोर्ट्स का है, और एक्सपोर्ट्स जो हैं
ये मैं सिर्फ कुछ चंद महीनों की बात नहीं कर रहा, ये पिछले चंद सालों में ये बात वाज़ेह है कि जो हमारी जो फिस्कल जो पॉलिसी है, जिसको आप बजट कहते हैं, वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में नाकाम रही है। अच्छा, और इसके तो बिल्कुल, और तो इसके अलावा जो डेट पेमेंट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, अब इस पे भी ये क्लेम किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि तकरीबन 4 खरब रुपए यानी कि 14 बिलियन डॉलर्स की डेट पेमेंट्स की गई हैं। इसके अलावा 17 बिलियन डॉलर्स के स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं, पिछले 4 साल में हाईएस्ट हैं। तो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हैविंग सेड दैट, एक तरफ टैक्सेशन का मसला भी है जो आप कह रहे हैं, अब उस पर भी हम सुन रहे हैं कि IMF का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने पुश बैक करने की कोशिश की, वो मटीरियलाइज नहीं हो सका। तो बड़ा चैलेंज फिर IMF के साथ कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कुछ पब्लिक रिलीफ का भी आंसर हो, या फिर आपको लगता है कि ये फिगर्स जो हैं दे आर नॉट इनफ? दे आर नॉट इनफ। देखिए, एक्सटर्नल अकाउंट को स्टेबलाइज करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्सटर्नल अकाउंट को स्टेबलाइज करने से आपकी ग्रोथ तो नहीं आएगी। और वो तो हम कंपेयर कर रहे हैं बहुत शदीद क्राइसिस का जो वक्त था 2023 का, तो उससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो ज़रा बेहतर लगता है। लेकिन वो कैसे बेहतर हुआ है, वो भी सारी मजीद बोरोइंग की है हमने दोस्त ममालिक से, IMF से, मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ में। तो बोरोइंग करके आप रिजर्व्स को बढ़ा सकते हैं, मार्केट से डॉलर खरीद करके आप रिजर्व्स को बूस्ट कर सकते हैं। कि रिजर्व्स को देखना जो है ये इंपॉर्टेंट बात है, बट दिस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। एग्जैक्टली। और मेन जो क्राइटेरिया है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मैं आपको बताऊं, जिसको मीडिया वाले या बहुत सारे हमारे जो ड्यू रिस्पेक्ट बहुत सारे एनालिस्ट हैं या तो समझते नहीं है या इग्नोर कर देते हैं, वो है फीकस आमदनी में इजाफा। बिल्कुल। और फीकस आमदनी में इजाफा जो है नेग्लिजिबल है पिछले 4 साल में, और ना सिर्फ नेग्लिजिबल है बल्कि पिछले 65 साल में ये अपने लोएस्ट लेवल पे है। सही। इसको बेहतर करने के लिए हुकूमत के पास क्या पॉलिसीज हैं, इसका मुझे इंतजार है और इसको मैं वॉच कर रहा हूँ। और IMF ने जो तजवीज़ दी है माली साल 2026-27 के लिए, बजट में जो GST है उसको 18 से बढ़ा के 19% पर लाया जाए, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? और इसको पुश बैक करता हुआ देख रहे हैं आप गवर्नमेंट को? देखिए, IMF को पुश बैक करना चाहिए, लेकिन IMF को पुश बैक करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो आपको स्टेट्समैनशिप की ज़रूरत है, दूसरी बात है कॉम्पिटेंस की। IMF वालों से आप नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको नेगोशिएट करने के लिए अगर ये आपके पास है कि खाली आप इसको बजट को एक अरिथमेटिक एक्सरसाइज ट्रीट कर रहे हैं जिसमें आपको प्राइमरी जो है सरप्लस अचीव करना है, बगैर इस बात के कि आप अपने अखराजात को कम करें, तो ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है इकोनॉमिक पॉलिसी के लिहाज से चलना पड़ता है। इसको खाली सेक्रेटरी फाइनेंस या FBI के चेयरमैन पे अगर आप छोड़ दिया जाए, तो वो तो उसको एक ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में एक ऐसी एक्सरसाइज की तरह ट्रीट करते हैं कि IMF ने टारगेट दिया है कि प्राइमरी सरप्लस इस तरह हो तो उसको मीट करना है। सही। जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मिसाल के तौर पे हमारी जो वफाकी हुकूमत है, बहुत सारे जो फंक्शंस थे वो डिवॉल्व होके जाने थे सूबों को, उनकी मिनिस्ट्रीज वो क्या कर रही हैं। अभी एक सेनेटर है सलीम मानवी वाला साहब, वो कहते हैं कि वजीरों के पास वो कहते हैं कि कोई इख्तियार नहीं है। तो अगर कोई इख्तियार नहीं है तो वो फिर क्या कर रहे हैं, वो चले जाएं घर, तो शायद उससे और थोड़ी अखराजात में कमी हो जाएगी। तो ये सब बातें डिस्कस करने की जरूरत है मेरे ख्याल से, कि साइज ऑफ द गवर्नमेंट जो है मस्ट बी कट। वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया। यूसुफ नज़र साहब मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले 2 से 3 बरसों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला दरपेश रहा, और सबसे ज़्यादा अगर एपी सेंटर्स की बात की जाए तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में ये दहशतगर्दी देखने को मिली। जब से तालिबान रजीम आती है अफ़गानिस्तान में, उसके बाद से दहशतगर्दी और दहशतगर्दाना हमलों में एक बहुत बड़ा इजाफा एक्सपीरियंस किया गया पाकिस्तानियों की तरफ से, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता है, सिविलियंस को टारगेट किया जाता है। और इसी ज़म्न में अगर बात की जाए, बलूचिस्तान में एक बहुत ही तशवीशनाक फिनोमेना भी सामने आया, और वो था ख़वातीन सुसाइड बॉम्बर्स का इस्तेमाल, जो कि BLA और मुख्तलिफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन करती रही हैं। इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि ख़वातीन को भी दहशतगर्दी और सुसाइडल अटैक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जॉइनिंग अस टुनाइट इज़ जॉर्जियो कैफीरो। ही इज़ एन एकेडमिक एंड ऑल्सो द CEO of Gulf State Analytics. Thank you for being on the show, Giorgio. Tonight I wanted to talk about BLA because
their recent activities in the country have been detrimental for the peace. So what I wanted to ask and say was that they have been using women as suicide bombers as well, which is a recent phenomena. We know that the Chinese embassy was targeted in Karachi a few years ago, and the bomber was a woman who was highly educated as well, Shari Baloch. What do you think about these tactics? Because where do they get this inspiration? And do you see it as exploitation of the gender which is downtrodden in the country and still being used on the front lines of terrorist blocs like BLA? Well, first of all, thank you so much for having me back on your program. This tactic used by BLA is actually something we've seen from various non-state actors throughout the world, in Turkey and also in neighboring Syria and Iraq. We have seen this from the PKK, Kurdistan Workers' Party, and its various offshoots. We've also seen, for example, in the Western Sahara, the Polisario group bring women into their ranks, not trying to necessarily draw comparisons between these different non-state actors and the BLA, but to say that this is not necessarily an uncommon tactic. Clearly, there is an ideological component behind it, but it's certainly something worth monitoring very closely throughout the future. Exactly. They also assert that they draw inspiration from the Kurdish 1,000 years movement that has been resisting the other states and, striving for their own homeland and stuff. But having said that, America has also recently proscribed them as a terrorist organization. As far as their tactics are concerned, we have also seen that the training programs or whatever they are claiming as an ideology, they present themselves as secular nationalists. But at the same time, there are roots and evidences where they are training alongside the Taliban, which are a purely ideological Islamist movement. So isn't that a massive contradiction between their ideological lack of clarity and also their use of women for this cause? Because they head towards the sections which are educated in Balochistan, and then they spread their propaganda, persuade these women, and then exploit them, and they end up getting killed in these attacks. Well, these different groups, including the BLA and the Pakistani Taliban, of course, have their own ideologies. At the same time, what we see from these organizations, as well as many non-state actors that engage in terrorism worldwide, is they are also willing to set aside ideology in certain interests, in certain cases, in order to advance interests in more pragmatic manners. I think clearly the BLA is trying to take advantage of the overall situation with the Pakistani Taliban, with the Pakistani military very much focused on its tensions with the Taliban regime in Kabul. The Pakistani military is very focused on fighting the Pakistani Taliban in Afghanistan, creating a whole set of conditions that I think we can all agree the BLA has been very quick to exploit and take advantage of. I see. But why do we see and observe a lack of attention from the international bodies? Because as you have also mentioned, the Kurdish parties and all those radical elements in the Middle East or in Turkey, around Turkey or Syria, they get to have a lot of press. But when it comes to BLA, which is using women for their clandestine cause, there is not a lot of discussion, not a lot of resolution-based discussion, even in the UN. So why do you think it is ignored at such a massive scale? I think Western countries and much of the international community at large has been very focused on other global issues. I think after the events of October 7th, 2023, Gaza has clearly come to dominate many headlines. At the same time, the situation with the Houthis in Yemen has captured much international attention, particularly given the significance of maritime attacks near the Red Sea.
last year's 12-day war between Iran and Israel, followed up by the ongoing war that erupted on February 28th of this year. Yeah. There's been a lot of attention internationally to the conflicts involving Iran. I think when it comes to Pakistan, much of the international community is mostly focused on Islamabad's diplomatic efforts to wind down the conflict between Iran and the U.S. and Israel. The crises of terrorism inside Pakistan, specifically Baluchistan province, is not one that the international community is necessarily paying a lot of attention to, but this violence that is leading to more instability in this part of Pakistan will have huge ramifications for the international economy. And therefore, I think there's good reason to believe that in the upcoming period, the international community will start to pay more attention to what's going on with the BLA and just the terrorism crisis in general that plagues this part of Pakistan. Last question, do you see a pattern of grooming in this regard? Because as these women are also pushed towards violence and suicidal missions in which we see terrorism in the urban centers of the country, do you see a pattern of grooming done by these terrorists of BLA to lure women in and use them for their end goals? Well, I think obviously BLA sees it in their interest to recruit more women. I think from the terrorist organization's perspective, this is an effective tactic. So yes, I certainly expect the organization to continue with this trend, unfortunately. Exactly. There has to be more focus and more discussion on this issue so that this growing and very worrying pattern should be curtailed. Thank you for your time, Giorgio. It was a pleasure. एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. Stay with us. नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.